जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पराक्रम सीरीज की इस वीडियो में, जिसमें हम 10 जीएस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब देश के संविधान का पालन करें और अपने देश की जो अखंडता और अक्षुण्णता है उसको बनाए रखें और एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व की भावना को विकसित करें। हम प्रयत्न करें कि जो हमारे देश का सर्वोच्चता है, जो हमारे देश का संविधान है, उसका पालन करें और एक दूसरे के प्रति भाईचारे वाला व्यवहार रखें। ठीक, तो आइए हम इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया। ये क्वेश्चन ऐसा जानबूझ के पहले नंबर पे से रखा है, ठीक, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल दिवस है हमारे देश के लिए। हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन कह सकते हैं कि हमारे एक इतिहास के मील का पत्थर, क्योंकि हमारे गणतंत्र दिवस है आज। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया। ठीक, यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया, या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अलग है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। और अगर ये पूछे कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक, अब इसमें क्या है कि दोनों क्वेश्चनों में वैसे बेसिक डिफरेंस क्या है। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। अपनाने का मतलब है संविधान को अपनाएगा कौन, तो जो संविधान का निर्माण करेगा पहले वो उस संविधान को क्या करेगा, अपनाएगा। और जो संविधान को निर्माण जो करने वाला है, जो संस्था है जो निर्माण करने वाली, वो अपना लेगी। उसके बाद देश में क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो भारत के जो संविधान का निर्माण था वो किसने किया था? संविधान सभा ने। किसने किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसमें टोटल कितने मेंबर थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। तो 389 सदस्यों की जो संविधान सभा थी उसने भारत के संविधान को क्या किया, निर्मित किया, भारतीय संविधान को बनाया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। बनके तैयार हो गया, लेकिन इस दिन संविधान को लागू नहीं करना था, क्योंकि एक ऐतिहासिक तिथि थी 26 जनवरी की, जिस तिथि को भारतीय संविधान को लागू करने का निर्णय किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा थी उसने भारत के संविधान को क्या किया, अपनाया। या अपनाने की जगह आपको दूसरा शब्द मिलेगा, इसकी जगह अंगीकृत किया। अपनाया या अंगीकृत किया। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949। जब भारतीय संविधान को अपना लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, उस पर संविधान सभा के सदस्यों ने जब हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान था वो पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक, तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनेंगे कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया या अंगीकृत कब किया गया। तो 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तब फिर आपका क्वेश्चन यही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए भारतीय संविधान के। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान था उसके कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया, तो 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, नेक्स्ट जो अगला आपका क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि जो चंदावर का युद्ध था वो किस किस के मध्य लड़ा गया। ठीक, तो चंदावर का जो युद्ध था ये लड़ा कब गया, किस किस के मध्य लड़ा गया, ये आपके अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो चंदावर का युद्ध था वो कब लड़ा गया? 1194 में। किस किस के मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और किसके मध्य? जयचंद के मध्य। मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया 1194 में, जिसमें किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की विजय हुई।
1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें भी किसकी विजय हुई, गौरी की विजय हुई। किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। फिर 1192 में दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, लेकिन इसमें किसकी विजय हुई, गौरी की विजय हुई। पहले वाला जो युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध, वो उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और गौरी की विजय हुई। उसके बाद जो 1194 में लड़ा गया, जिस युद्ध को जाना जाता है चंदावती युद्ध के नाम से, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, जिसमें किसकी विजय हुई, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी फिर इस भारत में क्या किया, मोहम्मद गौरी ने भारत में जो तुर्क शासन व्यवस्था थी, तुर्क जो साम्राज्य था उसे स्थापित किया। ठीक, तो तुर्क साम्राज्य को मोहम्मद गौरी ने भारत में स्थापित कर दिया था 1194 में, फाइनली जब लोग चंदावती युद्ध में जीत गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा भाग होता है वो कौन सा होता है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भारतीय संविधान से कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो सबसे छोटा भाग होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत में, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरीय है, तो आपको ध्यान रखना है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो आपको नाम याद रखना है समिति का, बलवंत राय मेहता समिति। किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय सिफारिश की, तो पूछा जाता है, ध्यान रखना त्रिस्तरीय। और वर्तमान में भारत में कौन सी पंचायत व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। तो पहले तो हम देखेंगे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो सबसे छोटा जो भाग होता है वो होता है ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो सबसे छोटा भाग होता है वो होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है, ग्राम पंचायत। ठीक, तो ये पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा भाग हो जाएगा। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। उसके बाद आता है ग्राम स्तर के बाद मध्य स्तर, या इसे कह देते हैं खंड स्तर। मध्य स्तर या खंड स्तर। मध्य स्तर या खंड स्तर पे क्या होता है, इसे कहते हैं क्षेत्र पंचायत। ये क्या होता है, क्षेत्र पंचायत। और क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, जिसे आप ब्लॉक प्रमुख के नाम से जानते हैं। इसे खंड प्रमुख भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। तो खंड प्रमुख का ब्लॉक प्रमुख होता है, वो दूसरे स्तर की जो व्यवस्था होती है उसका प्रमुख होता है। और तीसरी पंचायत राज व्यवस्था में जो तीसरा स्तर होता है, जो सर्वोच्च स्तर होता है, वो होता है जिला स्तर पर। वो किस स्तर पर होता है, जिला स्तर पर, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिला पंचायत। और जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष। प्रमुख कौन होता है इसका, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो पंचायती राज व्यवस्था की आपको ध्यान रखना है कितने स्तर हो जाएंगे, 3। ग्राम स्तर सबसे छोटा निचला स्तर होता है, ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं, ग्राम प्रमुख प्रधान इसका प्रमुख होता है। दूसरा मध्य स्तर पे होता है, खंड स्तर पे, जिसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं, इसका जो प्रमुख होता है वो होता है ब्लॉक प्रमुख। और तीसरा होता है जिला स्तर पर, जिसे जिला पंचायत कहते हैं, और जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है वो होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक, दूसरा आपको एक ध्यान रखना है कि जो ग्राम प्रधान होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें जनता सीधे भागीदारी होती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है वो कैसा होता है, जहां जनता सीधे भागीदार नहीं होती है, जनता के प्रतिनिधि जिसमें वोट करते हैं, वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये पूछ लिया जाता है कि जो पंचायती चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है, तो ध्यान रखना राज्य निर्वाचन आयोग की। पंचायती जो चुनाव कराए जाते हैं उन्हें कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। या पंचायती राज जो भी निर्वाचन होते हैं उनकी अधिसूचना कौन जारी करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना
राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि जो पंचायत का कार्यकाल होता है वो कब से प्रारंभ होता है और कितने समय का होता है। तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। प्रारंभ कब से होता है, शपथ ग्रहण आपको एक ऑप्शन देगा, लेकिन ध्यान रखना शपथ ग्रहण से नहीं होता है। पंचायत का जो कार्यकाल प्रारंभ होता है वो प्रथम बैठक से प्रारंभ होता है। जैसे ही पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो चुना जाएगा, उसे शपथ दिलाई जाएगी, उस समय से उसका कार्यकाल काउंट नहीं होता है, उसका कार्यकाल प्रथम बैठक से होता है, जब पंचायत की पहली बैठक होती है तब से। ठीक। और अगली बात याद रखनी है आपको, जैसे बाकी चुनाव में होता है उसी तरह इसमें होता है कि अगर 6 माह से पूर्व जो अध्यक्ष या जो प्रमुख होता है उसकी मृत्यु हो जाती है या आकस्मिक रूप से किसी स्थिति में पद खाली हो जाता है, तो क्या होता है 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा ये ध्यान रखना है, अगर मान लो पूछ ले किस संविधान के किस भाग में है, तो ग्राम पंचायतों का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग कौन से में है, तो ध्यान रखना भाग 9 में। और ग्राम पंचायतों गठन का प्रावधान अगर पूछा जाए किस मौलिक कर्तव्य में है, तो वो मौलिक कर्तव्य आपको ध्यान रखना है, सॉरी डीपीएचपी जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। ठीक, इसी अनुच्छेद 40 को एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं गांधीवादी, क्योंकि ग्राम पंचायत या निचले स्तर पर जो भागीदारी शासन में निचले स्तर की जो भागीदारी की जो सबसे पहले बात कही थी वो किसने की थी, गांधी जी ने। इसलिए अनुच्छेद जो 40 है जो ग्राम पंचायतों को गठन की बात करता है इसे कहते हैं गांधीवादी अनुच्छेद। ये भी बड़े एग्जामों में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। गांधीवादी अनुच्छेद क्यों कहते हैं, कि गांधी जी का एक सपना था कि जो निचले स्तर के लोग होते हैं या कहें जो स्थानीय लोग होते हैं, तो स्थानीय सुशासन को स्थापित करना ये सपना किसका था, गांधी जी का था। और स्थानीय सुशासन से ही संबंधित क्या है, ग्राम पंचायतें। तो इसलिए अनुच्छेद 40 को गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको इससे ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, पाल वंश का संस्थापक कौन था, महत्वपूर्ण है। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, गोपाल। पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, गोपाल था। ठीक, गोपाल के बाद पाल वंश में जो सबसे प्रमुख शासक हुआ या कहें कि जो सबसे वर्चस्व वाला, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे होनहार जो शासक था वो कौन था, धर्मपाल। इसका नाम आपने सुना होगा कि पाल वंश में सबसे प्रतिभाशाली या सबसे बड़ा जो शासक हुआ वो कौन हुआ, धर्मपाल हुआ। इसी धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो ध्यान रखना है आपको, धर्मपाल ने कराई थी। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका पुनरुद्धार भी किसने कराया था, धर्मपाल ने कराया था। तो धर्मपाल भी किस वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था धर्मपाल। ठीक, धर्मपाल के समय ही एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किसका, कन्नौज का। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ धर्मपाल की वजह से। देखो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो किन किन शासकों के मध्य था, तो आपको एक ध्यान रखना है। देखो ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला इधर आपका ये पड़ेगा कौन सा, बंगाल। तो जो पाल वंश का शासन का जो क्षेत्र था वो किधर था, पूर्वी बिहार और बंगाल वाला जो क्षेत्र था। उसके बाद यहाँ पे जो कन्नौज था, और कन्नौज में जो शासन कर रहा था उस समय मखौरी वंश का हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की जो मृत्यु हो गई, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज के लिए एक संघर्ष प्रारंभ हुआ। किन किन के मध्य हुआ, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो पाल वंश, दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश। ये कहां शासन कर रहे थे, तो गुर्जर प्रतिहार जो कर रहे थे वो गुजरात और राजस्थान वाला जो क्षेत्र था और मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, वहां कौन शासन कर रहा है, गुर्जर प्रतिहार। और तीसरा जो इसमें शामिल था वो दक्षिण भारत का एक वंश था जिसे कहते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों में लगभग 200 वर्षों तक कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीनों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ।
किन के मध्य? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार के वंश और कौन? राष्ट्रकूट वंश के मध्य। ठीक। और फाइनली इसमें विजय किसकी हुई थी? राष्ट्रकूट वंश की हुई थी। लेकिन राष्ट्रकूट जो वंश था वो जो विंध्याचल पर्वत था उससे नीचे का क्षेत्र में शासन कर रहा था, तो वहां से शासन व्यवस्था संचालित करना इतना आसान नहीं था। इसलिए जो राष्ट्रकूट वंश जो था वो वहां की शासन जो पूरा था वो किसे सौंपकर वापस चला गया? पाल वंश का जो धर्मपाल था उसे सौंपकर वो वापस चला गया। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पूछ ले तो इन तीन के मध्य हुआ है। पाल वंश का संस्थापक आपने समझ ही लिया कौन है? गोपाल। इसी में सबसे जो प्रतिभाशाली शासक हुआ है वो धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये विषय पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ठीक, अगला है कि जो केस्कोग्राफ होता है ये क्या होता है? ठीक, केस्कोग्राफ क्या है? ठीक, तो जो केस्कोग्राफ ये क्या है? ये पौधों के जीवन या कहें पौधों की आयु, जीवन या आयु का पता करने का यंत्र है। एक पौधों के जीवन या आयु को पता करने का यंत्र। इस यंत्र से पता चलता है कि किसी भी पौधे की है वो आयु कितनी है। इसे क्या कहते हैं? केस्कोग्राफ कहते हैं। पूछ लिया जाए कि केस्कोग्राफ ये यंत्र है, इसको किसने विकसित किया था? तो जो भारतीय वैज्ञानिक थे, बहुत ही वनस्पति क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया था, जगदीश चंद्र बसु। इन्होंने विकास किया था किसका? केस्कोग्राफ का। ठीक, तो केस्कोग्राफ आपको याद रखना है, पौधों के जीवन की आयु को पता कराने का यंत्र। अगला है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान किसमें है? असम। और असम में एक और है, दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, काजीरंगा। काजीरंगा और मानस, ये दो फेमस हैं कहाँ के? असम के राष्ट्रीय उद्यान है दोनों। अगला है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? उन्नीस का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। और इस 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक, इसमें ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आपको दो नाम दिखाई दे रहे हैं, ये मॉन्टेग्यू किसका नाम है? ये भारत सचिव का नाम है। तत्कालीन जो भारत सचिव था उसका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और जो चेम्सफोर्ड था वो कौन था? वो भारत का कौन है? वायसराय। भारत का वायसराय। तो 1919 का जो अधिनियम आया था उस समय भारत का जो, अगर पूछ लिया आपसे भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। भारत का वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड है, जिसके नाम पे इस अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। किस अधिनियम को? 1919 के अधिनियम को। इसमें बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए, ये आप पीछे संविधान की वीडियो है उसमें देख सकते हैं, या ऐतिहासिक रूप से कभी हम जब डिस्कस करेंगे तो इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक, अगला है कि पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। कहाँ इसका मुख्यालय था? तो ध्यान रखना है आपको, लाहौर। इसका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर। और ये भारतीयों द्वारा पूर्णता संचालित प्रथम बैंक थी। कौन सी? पंजाब नेशनल बैंक। और भारतीयों द्वारा संचालित अगर पूछ ले आपसे कौन सी बैंक थी, तो अवध कॉमर्शियल बैंक। लेकिन अगर पूछ ले भारतीयों द्वारा पूर्णता संचालित, मतलब जिसमें टोटल भारतीयों के ही द्वारा जिसका मतलब संचालन किया जा रहा है, वो कौन सी है? पंजाब नेशनल बैंक। संस्थापक लाला लाजपत राय। इसका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में था। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में। अगला आपका क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित जो चार मीनार का निर्माण है वो किसने कराया था? तो हैदराबाद का जो शासक था उसका नाम था कुली कुतुब शाह। जो हैदराबाद का शासक है कुली कुतुब शाह। इस कुली कुतुब शाह ने किसका निर्माण कराया था? हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने।
पिछली वीडियो में बताया था कि जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला है कि लोकनायक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है या किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण है इनका शॉर्ट फॉर्म आपको मिल जाएगा जेपी। जयप्रकाश नारायण या जेपी इन्हें किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक। और लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना है लोकमान्य से, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, होमवर्क के लिए आपका एक क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क में आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, भारतीय अशांति का जनक किसने कहा। इसका जो आपको आंसर है वो कमेंट में करना है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा। ठीक, कल वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, जो कलिंग युद्ध था वहां 261 बीसी की जगह मिस्टेक से 361 बीसी बता दिया है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वीडियो आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि इतना पूरा दिन बहुत ही बिजी समय रहता है। उसके बावजूद कोशिश करते हैं कि डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जो भी आसपास के लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आपकी क्वेश्चन को नोट करते रहिए, जिससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद फिर उसके बाद वीडियो बनाना तो एक तरह से पूरा दिन बहुत ही थकान हो जाती है 6 बैच पढ़ाने के बाद। फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर के लिए सही आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की जाए। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब सपोर्ट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों के चैनल में, आसपास जो भी लोग हैं उनके मोबाइल में। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद।